नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप देने वाले हो PGSCIL का एग्ज़ाम तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ऐसे ही एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे दोस्तों। वीडियो नंबर क्लास नंबर 2 है, ये अपनी MCQ बहुत ही टॉप लेवल के MCQ मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूं दोस्तों। एक वीडियो है पहले अपनी हो चुकी है, क्लास नंबर 2 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो क्लास नंबर 1 जरूर देखिए, उसमें भी टॉप MCQ है। प्ले लिस्ट बनी हुई है PGSCIL एग्जाम के नाम से, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ये 2 नंबर वीडियो ऐसे करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 10 से 15 वीडियो मैं डालूंगा, टॉप MCQ आपको बनाऊंगा जीरो से हीरो। कंप्लीटली आपको ये वीडियो वॉच करना है दोस्तों। अगर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है तो 2 की स्पीड में करके वीडियो देख सकते हो दोस्तों। 2 की स्पीड में करके देखिएगा और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के MCQ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। कोई वैकेंसी आती है उसकी न्यूज़ डाली जाती है, किसी वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा और वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, वैसी सभी कोई अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। MCQ दोस्तों क्लास नंबर 2 है यो, ठीक है। 1 नंबर MCQ अपने कल देख लिए थे। ये एनेमा का जीरो से हीरो, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने, और ये PDF आपको मिल जाएगी जब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब की बार दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी MCQ के लिए जो ये है आंसर है, आंसर भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं आपके लिए, ठीक है। ये है आज का पहला क्वेश्चन। देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप पावर ग्रिड का, ये स्पेशल पावर ग्रिड के लिए है, ठीक है। निम्न में से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अपनी क्लासेस इस चैनल पर अपलोड की जाती है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ऐसा जो कौन सा पदार्थ है जिसका भार निश्चित होता है परंतु जिसका आकार व आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से हटकर एक चीज़ आपको पता है कि दो पदार्थ होता है वो अपने तीन भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है ठोस पदार्थ, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। अपने बेसिकली 3 पदार्थ मानते हैं, पर ये दोस्तों अवस्था अपनी 5 होती है। मैं आपको बता दूं 5 होती है। एक होती है बोस आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन होती है, और एक होती है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन के अंदर अपनी क्या करते हैं, इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन अपने कर लेते हैं, पर अपने IIT के अंदर 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, ठोस द्रव एवं गैस, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा, जब आपको इन तीनों की परिभाषा याद हो सकती है। परिभाषा क्या होती है ठोस की, मैं आप बता दूं। इनमें क्या होता है, जो ठोस ये पदार्थ होते हैं, आपने देखा होगा ठोस पदार्थ कौन कौन से, उसके अंदर क्या होता है, भार भी निश्चित होता है और आकार आयतन, तीनों चीज़ें जिसके अंदर निश्चित होती है, बदलते नहीं है किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। वही द्रव की बात करूँ तो द्रव के अंदर भार भार होता है, वो निश्चित होता है, ठीक है, और जिसका आयतन व आकार अनिश्चित होता है, दोनों बदल जाते हैं। जैसा कि द्रव पानी होता है। पानी अगर आप गिलास के अंदर एक गिलास के अंदर मतलब कि पानी है, तो उसके अंदर आप बाल्टी के अंदर डालोगे तो उसका आकार है परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसका जो भार है वो वही रहा, ठीक है। आयतन में भी परिवर्तन हो गया, पहले गिलास का आयतन था, फिर कैसे बाल्टी का आयतन बन गया, ठीक है। और वैसे ही गैसीय पदार्थ होते हैं, तो गैसीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त सभी, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये है गैसीय पदार्थ, जिसका क्या होता है, जिसका भार निश्चित होता है परंतु आकार व आयतन अनिश्चित होता है, ये गैसीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे, तो अगर समझाने का जो तरीका है अच्छा लगे, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें। वीडियो लंबी होगी ये एक तो कन्फर्म है, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें है। निम्न में से तत्वों की संख्या निम्नलिखित में से है वर्तमान समय में। अब जो करंट समय में अपने मानते हैं, जो तत्व है, एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, उनको जो संख्या है वो कितनी है, 1 है, 16 है या 32 है। तो सिंपल सा आंकड़ा आपको याद रखना है, 108 है, ठीक है। कितनी है, 108 है वर्तमान में समय, दो तत्वों की संख्या है, ठीक है। और इसके बारे में, इस तत्वों का जो जनक माना जाता है, आप याद रख लेना इसको, इसका जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर अगर एग्जाम के अंदर आए तो मेडलिफ कर देना, ठीक है। क्या कर देना, मेडलिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों का जनक किसे माना जाता है, मेडलिफ को। वहीं मैं बात करूं, और तत्व कहते कैसे हैं, वैसे अपनी बात करें तत्व कहते कैसे हैं, तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा याद रखना है। क्या कहना है कि केवल एक ही परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व। एक ही परमाणु होना चाहिए, एक ही परमाणु से बने पदार्थ
पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जनक कौन है? मेंडलीफ। और वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, और आ भी सकता है, इसीलिए मैंने लाया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर प्रोटॉन के पास प्रोटॉन आता है, ये परमाणु ये क्या है? एक परमाणु संरचना है, ठीक है। वैसे परमाणु संरचना ऐसे तो नहीं होती है, दीर्घवृत्ताकार, आपने देखा होगा ऐसी होती है। तो प्रोटॉन के पास अगर प्रोटॉन आता है, पी के पास अगर पी आता है, तो क्या पूछा है कि स्थैतिक ऊर्जा में कमी होती है, स्थैतिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थैतिक ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है पहले की अपेक्षा, फिर क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना चाहता हूं कि स्थैतिक ऊर्जा के अंदर अगर प्रोटॉन के पास प्रोटॉन आता है तो उस समय आपको क्या करना है? स्थैतिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब ऊर्जा आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो इसके अंदर दे रखी है स्थैतिक ऊर्जा, और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। वहीं पे अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का जो पीई, शायद मेरे अंदाजे से इसको लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, मास, द्रव्यमान, और ये, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको पता है, h होगा हाइट, जी की वैल्यू 9.8 ग्राम प्रति, ये होता है मीटर, होता है मीटर प्रति, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ चुका है ये देखो, कह रहा है कि वर्तमान का सीजीएस मात्रक है। अब देखो करंट का कई नाम है, करंट, विद्युत धारा, धारा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं विद्युत धारा। सबको पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर ऑप्शन से निकल गया। कूलाम प्रति सेकंड ये भी होता है, पर ये सीजीएस मात्रक नहीं होता है। सीजीएस मात्रक इसका एक होता है, वो होता है बायोट। याद रख लेना, कहीं कॉपी में लिख लेना, बहुत ही मुश्किल सी चीज़ें मिलती है दोस्तों। क्या होता है सीजीएस मात्रक? क्या होता है? करंट या धारा या विद्युत धारा का मात्रक सीजीएस बायोट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों फाइनली 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 5 नंबर अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से एक अस्थिर परमाणु कण की पहचान कीजिए। अस्थिर परमाणु कण, स्थिर परमाणु कण और अस्थिर परमाणु कण 2 प्रकार के होते हैं। स्थिर होते हैं मतलब जो स्थिर रहते हैं, जो कि गमन नहीं करते, गति नहीं करते, स्थानांतरण नहीं करते, ठीक है, उसे अस्थिर कहते हैं। अब आपको पता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है, टाइपिंग करवाई थी तो टाइपिंग करवाई जाती है तो मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन है, वहीं प्रोटॉन है, मेसान है, ठीक है। तो मैं स्थिर यहाँ पे अस्थिर से ना मानकर मैं स्थिर कण मानता हूँ। तो एक तो हो गया प्रोटॉन, ठीक है, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन, तीसरा होगा न्यूट्रॉन। तो ये स्थिर कण है, ये स्थिर रहते हैं एक परमाणु कण, परमाणु के अंदर, ठीक है। वहीं अस्थिर के कण मैं बात करूं कण की, तो मेसान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अस्थिर कण कौन है? मेसान। राइट आंसर सी की तरफ जाएंगे। इसके अंदर और भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन, एंट्रिस्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे कुछ 3-4 होते हैं। स्थिर की याद रख लो, स्थिर कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्थिर कण है। अस्थिर के अंदर मेसान, पॉजिट्रॉन और एक दूसरा एजिट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से शेयरिंग ब्रिज से मापा जा सकता है। शेयरिंग ब्रिज से इंडक्टिव, ये इंडक्टेंस, सॉरी दोस्तों फिर टाइपिंग एरर होगी थोड़ी सी। इंडक्टेंस ये फ्रिक्वेंसी है, सभी इसमें हो गया, गलत हो गया, फ्रिक्वेंसी, और इसके अंदर लो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, मैं आपको बता देता हूँ पूरी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये फ्रिक्वेंसी होती है, ये जो मापी जाती है वाइन, ठीक है, वाइन के द्वारा मापी जाती है। वाइन ब्रिज होता है एक, विंस ब्रिज जिसको बोलते हैं, विंस ब्रिज, सॉरी, हाँ विंस ब्रिज होता है जिसके द्वारा फ्रिक्वेंसी मापी जाती है। शेयरिंग ब्रिज द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, धारिता मापी जाती है, वो शेयरिंग ब्रिज द्वारा मापी जाती है। इंडक्टेंस अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर, इंडक्टेंस अगर मापना हो अपने को, तो कौन सा ब्रिज उपयोग में करते हैं? मैक्सवेल याद रखना, क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। लो रेजिस्टेंस मापने के लिए कौन सा ब्रिज उपयोग करते हैं? केल्विन, ठीक है, केल्विन आंसर कर देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मैंने आपको 3-4 लाइनें बता दी स्पष्ट, ठीक है। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशेष साधन है का प्रतिरोध 95 ओम है, जो 240 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया। अंकित मान ज्ञात करें, शक्ति ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है? शक्ति को आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए फाइनली अपनी करते हैं। अपने को क्या देख रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है 95 ओम।
वहीं अपने को वोल्टेज दे रखी है 240 वोल्टेज, ठीक है। 240 पूछा क्या है, पावर। तो आपको पता है पावर ज्ञात करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अपने पास होते हैं। एक तो होता है P बराबर आई स्क्वेयर आर। तो अपने को पावर ज्ञात करनी है, तो इसके अंदर धारा नहीं दे रखी तो अपने ये फॉर्मूला उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को पहले धारा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और भी फॉर्मूले होते हैं, P बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर। इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को वोल्टेज दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है। एक बराबर P बराबर होता है वी आई, ठीक है। P बराबर वी आई भी होता है, ये भी, ठीक है। और P बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, सभी याद रखना। इसके अंदर 100% श्योर है कि पीजीएसएल पावर ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछेगा पावर के अंदर। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे तो क्या आएगा, 240 इंटू 240 कैलकुलेशन करेंगे बटा 95 का भाग देंगे तो राइट आंसर आएगा अपना 6 ये आंसर आएगा, ये यहाँ नहीं, हाँ ठीक है, 606.3 वाट, ठीक है। शक्ति कितनी हो जाएगी, 606.3 वाट, ठीक है। ये देखो एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट तथा 220 वोल्ट 50 वाट तथा 220 वोल्ट 25 वाट अंतर वोल्टेज एकदम सप्लाई वोल्टेज है जो बिल्कुल सही मिल रही है, लेकिन जो कोई भी इक्विपमेंट है उसकी पावर है 100 वाट का है, फिर 50 वाट का है, फिर 25 वाट का है। तो इसे 220 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। अब इसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100 वाट वाला अधिक बल्ब है जो अधिक रोशनी देगा, या 50 वाट वाला अधिक रोशनी देगा, 25 वाला देगा, या 25 वाला फ्यूज हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, इसके अंदर एक मिस्टेक होगी कि अपने को क्रम नहीं बताया, कौन से क्रम में जोड़ा गया है, तो टाइपिंग एरर होगी। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, मान लो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो राइट आंसर कौन सा होगा, 25 वाट वाला, ठीक है। क्योंकि आपको एक ट्रिक, सिंपल से ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखनी है कि श्रेणी क्रम के अंदर जो कम वाट वाला लैंप है वो हमेशा अधिक रोशनी देगा, ठीक है। वहीं समांतर के लिए आ जाए तो ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाओगे, ठीक है। ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा जलेगा समांतर के अंदर। वहीं आपको टोटल पावर निकालना हो तो PT श्रेणी के लिए बता रहा हूँ, P1 इंटू P2 और P1 प्लस P2, ये आपको लर्न है ना, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके भी हैं, आ सकते हैं। वहीं अपने बात करें समांतर के लिए तो सीधा जोड़ दो P1 प्लस P2, ठीक है। आई होप तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर C नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 ओम का मान कितना होता है। देखो बहुत ही स्टिक आंकड़ा है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर। तो देखो डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कोई झिझक वाली लोड नहीं है, सीधा ऑप्शन राइट कर दो। आपको ये आंकड़ा है जो याद रखने पड़ेगा, कुछ समझाने की लोड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओम ऐसा क्वेश्चन आए, 1 ओम में कितना मान होता है, तो कितना होता है 1 ओम के अंदर 1.00045 ओम, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन की तरफ आप जाओगे। देखो ये देखो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। कह रहा है कि एक पृथ्वी के विभव मतलब वोल्टेज का मान क्या होता है, पृथ्वी के विभव के वोल्टेज का मान। देखो मैं आपको बता दूं, अर्थ होता है एक पृथ्वी होती है, उसका जो वोल्टेज का मान पूछे तो आप क्या करोगे, जीरो पूछोगे, जीरो कहोगे, ठीक है, कोई भी पूछे। वहीं अगर रजिस्टेंस का मान पूछे दोस्तों, जीरो कहोगे। अगर रजिस्टेंस जीरो है तो फिर आपसे कोई चालकता पूछे तो क्या कहोगे, चालकता G बराबर अनंत है, क्योंकि आपको पता है चालकता होती है या जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। चालकता और रेजिस्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। रेजिस्टेंस जीरो तो चालकता अनंत, ठीक है। तो किस ऑप्शन की तरफ जाओगे, आपको क्या ऑप्शन नज़र दिखाई दे रहा है, वोल्टेज का पूछा है तो वोल्टेज क्या करोगे, शून्य करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या अब और क्या पूछ सकता है आपसे, धारिता पूछ सकता है, ठीक है। धारिता तो धारिता मैं बताऊँगा, एक पृथ्वी की धारिता, ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है भाई मेरे, 711 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 711 माइक्रोफेरेड। बस प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से इतनी नहीं मानी जाती, ठीक है। ये नीमी की जो असाइनमेंट उसके हिसाब से 711 माइक्रोफेरेड धारिता होती है एक पृथ्वी की, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज का। कह रहा है निम्न में से EMF वह वोल्टेज के बीच सही कथन की पहचान कीजिए। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि EMF का मान हमेशा वोल्टेज से कम होता है। दोस्तों EMF का मान हमेशा वोल्टेज से कम होता है, नहीं जी, ये सिचुएशन गलत है। EMF का मान वोल्टेज से हमेशा
अधिक होता है। सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बराबर कभी नहीं होता, इसमें से कोई नहीं है, नहीं है ऑप्शन इसके अंदर, सी नंबर ऑप्शन राइट होता है। अब देखो कैसे होता है। डीसी जनरेटर की मैं बात करूं तो दोस्तों वोल्टेज उत्पन्न अपने करते हैं, तो वोल्टेज उत्पन्न करते हैं तो ईएमएफ पैदा होता है। तो ईएमएफ का मान हमेशा वोल्टेज से अधिक होगा, क्योंकि वोल्टेज का मान हमेशा कम होता है ईएमएफ से। ईएमएफ का मान हमेशा ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान हमेशा ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, कारण मैं आपको बताऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ठीक है, यूँ तो टर्मिनल वोल्टेज पे अपने मान मिलता है, वो जो ये वो वोल्टेज है, तो कुछ इंटरनल, आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ खपत हो जाएगी तो क्या होगा, वोल्टेज है जो कम हो जाएगी और ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। ठीक है, वहीं से ये लाइन निकल कर आती है, ये आती है बेसिक में से, आज कुछ नहीं। 1 एम्पियर घंटे के अंदर कितने गुलाम होते हैं, सी यहाँ पे दिखा, तो गुलाम कितने होते हैं, 1 एम्पियर घंटे के अंदर कितने गुलाम होते हैं, तो 3600 गुलाम की तरफ जाओगे आप। ठीक है, सीधा सीधा। एक और मैं बता देता हूँ, 1 kWh, ठीक है, किलोवाट घंटा बराबर आपसे पूछेगा किलो कैलोरी कितने होते हैं, तो 861 किलो कैलोरी। PSPCL के अंदर अगर एग्जाम हुआ तो उसके अंदर पूछ लिया दोस्तों, PSTCL के अंदर पूछा था, मेरे को अभी याद नहीं है पूरा कन्फर्म, उसके अंदर पूछा कि 1 किलोवाट बराबर 10 किलोवाट बराबर पूछा दोस्तों। ठीक है, आपको 10 किलोवाट किलो कैलोरी पूछा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर कितने किलो कैलोरी होते हैं, तो 10 किलोवाट आप इसके गुणा कर दोगे 10 से तो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट किलो कैलोरी। वहीं पे 1 किलोवाट बराबर, मैं जूल की बात करूं तो कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं, 36 इंटू 10 की पावर 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होते हैं। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये कह रहा है कि एक विशिष्ट प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। आपको पता है एक प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, चालकता होती है, विशिष्ट चालकता होती है, ऊष्मा होती है, एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा देखो, तो विशिष्ट ऊष्मा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको मालूम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये आ जाए कि विशिष्ट ऊष्मा है, उसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एक सूत्र होता है MS, ये S है, M है द्रव्यमान, S है विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा T। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके जरिए कर सकते हैं। अब ये आ सकता है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नया क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान और विशिष्ट प्रतिरोध का मान कब बराबर हो सकता है। ठीक है, कब बराबर, क्योंकि एक स्टेप आगे चले गए, तो कब हो सकता है रेजिस्टेंस का मान। आपको पता है कि सबका जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, रो बराबर RA/L के अंदर L। ठीक है, RA/L के अंदर L। तो यहाँ पे अपने करेंगे, वहीं पे अपने कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों एक ही कंडीशन पे ये कंडीशन लिख लेना, प्रतिरोध का मान और विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक कंडीशन पे बराबर हो सकता है। दोनों का मान कब हो सकता है, जब लंबाई व एरिया, क्षेत्रफल का मान समान हो, दोनों का मान समान हो एवं दोनों की इकाइयाँ समान हो, मान समान इकाइयाँ समान, तब रेजिस्टेंस का मान और जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान समान है, जो मान है वो समान हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। अगर वीडियो जैसे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने के अंदर। देखो, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के सापेक्ष खालिस्तान की ऊर्जा होती है स्थैतिक, नाभिक के सापेक्ष पूछ रहा है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थैतिक ऊर्जा। ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। गतिज ऊर्जा कब होगी, नाभिक के चारों ओर दोस्तों। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और नाभिक के सापेक्ष कौन सी ऊर्जा होगी, स्थैतिज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा हमेशा गमन करती है या ट्रांसफर होती है या गति करती है। तो निम्न ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च से उच्च ताप की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो ऊष्मा, या अपने बोल सकते ऊष्मा होती है वो हमेशा क्या करती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन या गति या ट्रांसफर होती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जैसे धारा होती है ना, करंट हमेशा क्या होती है, विभवों के अंतर के कारण चलती है। अगर विभवों में अंतर जीरो है तो धारा जीरो नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कब विक्षेप दर्शाएगा, जब दोनों विभवों के बीच में अंतर हो। ठीक है, नहीं हो तो वो शून्य विक्षेप दर्शाता है एवं सेतु संतुलित हो जाता है।
ठीक है। इसी तरह जो ऊष्मा होती है उसके अंदर जो तापमान होता है ना, तापमान के दो किन्हीं बिंदुओं में अगर अंतर होता है तभी जो ऊष्मा होती है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, दो बिंदुओं के तापमान में अगर अंतर हो, ठीक है, तभी ट्रांसफर होता है ऊष्मा का। ये बात हमेशा याद रखना। दोनों टेम्परेचर बराबर हो गए तो ऊष्मा कभी ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ठीक है, जीरो होगा उसमें। तो ऊष्मा हमेशा किस तरफ गमन करती है, उच्च करती है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा गति करती रहती है या गमन होती रहती है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक पैरा विद्युतिक पदार्थ में स्योंजी बैंड, पैरा विद्युतिक पदार्थ मतलब अचालक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। स्योंजी बैंड जो न्यू कैंडिडेट है, मैं आपको बता दूं, आपको पता है चालक, अर्धचालक और अचालक तीन पदार्थ होते हैं। तो इसके अंदर यूं बना होता है जिसको बोलते हैं अपने वैलेंसी बैंड, वी बी लिख देता हूँ, वैलेंसी बैंड। और यहाँ पे होता है एक, सॉरी, ऐसे बन का होता है जिसको बोलते हैं, क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, जिसके कारण ये स्योंजी बैंड और ये वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड होता है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण धारा चलती है। तो इसके कारण जो स्योंजी बैंड होता है वो, ये पूछ रहा है पैरा विद्युतक पदार्थ में क्या होता है। तो ये किसका पूछ रहा है, स्योंजी बैंड का पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो स्योंजी बैंड का क्या होगा, स्योंजी बैंड फुल भरा होगा। ठीक है, ये होगा स्योंजी बैंड फुल भरा होगा। ठीक है, इसके अंदर अचालक पदार्थों के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ धारा किसके कारण चलती है। एक होता है स्योंजी बैंड, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, वैलेंसी बैंड, वीबी लिख देता हूँ मैं, वीबी, और ये सीबी कंडक्शन बैंड। यहाँ से और ऊर्जा अंतराल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा अंतराल की इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसके अंदर, पैरावैद्युतांक पदार्थ, अचालक पदार्थ के अंदर। देखो बहुत ज़्यादा होता है ये ऊर्जा अंतराल, एयर गैप कहते हैं इसको, बीच का जो अंतराल होता है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अपने किसी यहीं पे फोर्स लगाते हैं ना, धक्का, ठीक है, धक्का लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ जाते हैं। तो ये अचालक में एक कारण माना जाता है। क्या है कि अचालकों में ऐसा क्या है कि धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इसका एयर गैप जो बैंड अंतराल है वो तो बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ नहीं पाते हैं और एक बैंड से दूसरे बैंड में प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। इसके कारण अचालक में जो धारा है वो प्रवाहित नहीं हो पाती। ठीक है, वहीं मैं चालक की बात कर रहा हूँ तो चालक का दोनों का भरा होता है। ये कनेक्शन बैंड इसी के साथ छिपा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 होता है, ये चालक का है दोस्तों। ठीक है, दोनों फुल भरे होते हैं, इसके कारण चालक के अंदर धारा प्रवाह आसानी से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ने में सक्षम होता है और यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन होते हुए। ठीक है, आई होप इतने में ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तांबे का वजन एल्यूमिनियम से, पहली बात आपको मैं बता दूं कि तांबा होता है वो एल्यूमिनियम से भारी होता है। ठीक है, तांबा होता है जो भारी होता है। एक सीधी सी लाइन लिख दो कि तांबा भारी है किससे, एल्यूमिनियम से। अब क्वेश्चन है, आधा होता है, बराबर होता है, 2 गुना होता है या 4 गुना होता है। तो एल्यूमिनियम से पूछ रहा है तो 2 गुना होता है। तांबे का वजन एल्यूमिनियम से 2 गुना होता है। आधा कब हो जाता, जब एल्यूमिनियम पहले लिख देता और तांबा बाद में लिख देता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि एल्यूमिनियम का वजन तांबे से क्या होता है, आधा होता है, फिर आधा करेंगे, और तांबा भारी होता है 2 गुना। ठीक है, सिंपल सा याद रख लेना, तांबा भारी होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, बर्फीले इलाकों में उपयोग होने वाला केबल है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको पता है, सभी फुल फॉर्म में याद कराने की लोड नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड सिस जो केबल होती है वो बर्फीले इलाकों में, वर्षा वाले इलाकों में उपयोग की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर लेड होता है, शीशे का कवर होता है, और इसका जो धात्विक भाग होता है दोस्तों, उसको अर्थ करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि धात्विक भाग में अगर कोई क्रैक होगी, धात्विक भाग को टच करेगी तो किसी भी इक्विपमेंट या पूरी बॉडी के अंदर अपने को करंट आने की संभावना रहती ज़्यादा। तो धात्विक भाग को अर्थ जरूर करें इसका उपयोग करते समय। ठीक है, एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर, पहले ये बताओ किस किस को याद है कि फ्यूजिंग फैक्टर की परिभाषा किसे कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं तो देखो, फ्यूजिंग करंट एवं रेटिंग करंट के अनुपात को, एक फ्यूज के फ्यूजिंग करंट और रेटिंग करंट के अनुपात को क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर होते हैं दोस्त, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। और इसका मान सदैव इकाई होता है। ठीक है, ना इकाई से ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, लगभग इकाई के समान अपने मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान। देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अंदर आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्रॉस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है।
क्रॉस एक्शन आपको पता है, ये प्रोटेक्शन जो डिवाइस होती है, एक क्रॉस एक्शन होती है, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो फ्यूजिंग फैक्टर है उसका मान क्या होता है, 1.5 से अधिक होता है क्लोज के अंदर, ठीक है। क्रॉस, ठीक है, क्रॉस के अंदर कितना, रुद्र बोलते हैं इसको शायद हिंदी, मेरे को अभी याद नहीं है। 1.5 से अधिक होता है इसका, ठीक है। वही क्लोज से मैं क्लोज की बात करूँ तो एक से 1.5 से कम होता है दोस्तों, ठीक है। अभी सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये क्लोज एक्सेस और क्रॉस एक्सेस दोनों पढ़ के जाना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहते हैं। इसका एक अन्य और आता है, क्रॉस एक्सेस गुणक घटक का मान कई बार पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर। गुणक घटक का मान बताइए दोस्तों, तो 0.81 होगा। कितना होगा, 0.81। वहीं मैं क्लोज की बात करूँ तो गुणक घटक का मान कितना होगा, 1.23, ठीक है। आई होप इतना पसंद आ गया होगा। और ये इसके आंसर हैं, ये आपको पीडीएफ बनाएंगे, जब आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ही जो सिंपल सी पीडीएफ होगी ये, क्योंकि आप पहले मैंने 12 से पहले एमसीक्यू ऐसे करवाए थे, तो उसके अंदर दोस्तों क्या हुआ था, मैंने क्वेश्चन है जो हल नहीं करवाए थे, क्वेश्चन हल करवाए थे, पर दोस्तों उसके एमसीक्यू हैं वो नीचे लिखे थे, पर क्या नहीं लिखे, उसके आंसर नहीं लिखे। तभी आप सारों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि पीडीएफ के अंदर आंसर नहीं है। अब की बार पीडीएफ में आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ताकि आपको भी आसानी हो सके। दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है यार, लाइक और शेयर तो बनता है, लाइक और शेयर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही, फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एमसीक्यू वाली आपको पता है वीडियो लंबी हो जाती है। धन्यवाद, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि न्यू चैनल है अभी तक। ओके बाय, थैंक्स।